हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने मॉक टेस्ट 16 को यहाँ पर पढ़ा था और आज बारी है मॉक टेस्ट 17 को पढ़ने की। और मॉक टेस्ट 16 में हम लोगों को जो पहला प्रश्न यहाँ पर देके रखा है और मुख्य रूप से हम जो फोकस कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टैटिक जीके में रेलवे, सीजीएल और एमटीएस के एग्जामों पर फोकस कर रहे हैं। और पहला जो यहाँ पर जो प्रश्न देके रखा वो है कि ये भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। हम लोगों को दे के रखा है यहाँ पर आदर्श वाक्य के बारे में हम लोगों से पूछा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? सभी के लिए समान न्याय, योगाक्ष में वहम, सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्तुतो जय। यानी ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होगा? यतो धर्म स्तुत्यो जय, यानी जहां धर्म है, जहां धर्म है, जहां धर्म है वहां क्या है दोस्तों? वहां जीत है। यह इसका मतलब होगा। यानी जहां धर्म है वहां क्या है? जीत है। यदि मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 28 जनवरी। और 28 जनवरी 1950 को इसकी क्या होती दोस्तों? स्थापना होती। इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना है। वहीं पर यदि मैंने ये प्रश्न पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल 124 में हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलता है, तो जवाब होगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। आर्टिकल 125 में क्या देख रखा है, तो दोस्तों यहां पर जवाब होना चाहिए कि जितने भी न्यायाधीश है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते हम लोगों को यहां पर देख रखा है। वहीं पर यहां पर आर्टिकल 126 की मैं बात करूंगा कि आर्टिकल 126 में क्या देख रखा है, तो जवाब होगा एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की यह बात करता है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 127 में क्या देख रखा है, तो जवाब होगा यहाँ पर तदर्भ न्यायाधीशों के बारे में देख रखा है, तदर्भ न्यायाधीशों के बारे में देख रखा है यहाँ पर। इतना आप सबको याद होना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 129 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए, जिसमें क्या है सर, तो जिसमें क्या होगा, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि यदि यह दरअसल अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, ये वाला आर्टिकल संबंधित आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वही यहां पर आर्टिकल 131 में क्या है, तो जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है, क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वही यहाँ पर आर्टिकल 137 में क्या देख रखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों पर पुनः विचार कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। इतना आप लोगों को याद होना है। वहीं पर आर्टिकल 139 में क्या देख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी रीट की शक्ति का क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी रीट की शक्ति का विस्तार कर सकता है। ये सारे आर्टिकल माननीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम सब लोगों ने आर्टिकल 124 से पढ़ा है, तो आर्टिकल 139, 128, 130 यहाँ पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, लेकिन बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। हम लोगों को इतना तो यहाँ पर याद होना चाहिए। यह तो धर्मस्तुतो जय, यानी जहां धर्म है वहां जीत है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। और सवाल नंबर 2 हम लोगों को देख रहा है चिट्ठी रही फेस्टिवल है। और ये जो चिट्ठी रही फेस्टिवल है, ये जो चिट्ठी रही फेस्टिवल है, ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों से पूछा है। चिट्ठी रही फेस्टिवल, चिट्ठी रही फेस्टिवल भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? 4 ऑप्शन दे के रखा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या बिहार। किस राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यदि आप लोगों से चिट्ठी रही, कौन सा त्योहार, चिट्ठी रही के बारे में पूछेगा, या सवाल पूछेगा कि थोरुवाई, कौन सा फेस्टिवल, थोरुवाई फेस्टिवल,
वहीं पर बात करेगा चित्रादी फेस्टिवल के बारे में, वहीं बात होगा जल्लीकट्टू कहाँ के बारे में, जल्लीकट्टू के बारे में बात होगी। वहीं पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों पोंगल त्योहार के बारे में। ये सभी त्योहार और एक महामाघम फेस्टिवल, कौन सा, महामाघम फेस्टिवल, ये सभी त्योहार कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जवाब होगा कि ये सारे ही त्योहार तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, ये जो महामाघम फेस्टिवल है ये हर 12 वर्षों में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कौन से भगवान को समर्पित है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है कि कौन से भगवान को यह त्योहार संबंधित है, आप लोगों को बताना है। बिहार के हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं पहले भी, तो एक हम लोग पढ़ लेते हैं जितिया, यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं सरहुल, हम लोग पढ़ते हैं, वही यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं साक चकेवा, कौन पढ़ते हैं, साक चकेवा फेस्टिवल। यह मुख्य तौर पर हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते, बिहार का। और वहां पर बिहार में हम लोगों को एक मुख्य तौर पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर हम लोगों को एक छठ पूजा, कौन सी पूजा, छठ पूजा फेस्टिवल हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये छठ पूजा से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकता है, तो छठ पूजा कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान सूर्य को यह समर्पित है, और यह 4 दिनों तक क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा उड़ीसा राज्य के बारे में। तो यहाँ पर उड़ीसा के कौन कौन से फेस्टिवल हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उड़ीसा का हो जाएगा पाली यात्रा फेमस, पाली यात्रा हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है धनु यात्रा फेस्टिवल के बारे में, धनु यात्रा। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कोणार्क, कोणार्क त्योहार के बारे में, फेस्टिवल के बारे में। और मुख्य रूप से यहाँ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और यहीं पर उड़ीसा में बाली यात्रा, धनु यात्रा, कोणार्क और ये जो रथ फेस्टिवल है, इसमें जो धनु यात्रा से सवाल पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच है, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों, रंगमंच है। इतना आप लोगों को इसके बारे में याद रख लेना है। मैं बात करूंगा तेलंगाना के राज्य के बारे में। तो तेलंगाना का एक तो बोनालू आप लोगों को याद रखना है, और बोनालू के बाद आप लोग याद रख सकते हैं मेदराम यात्रा, कौन सा, मेदराम यात्रा। यह दोनों यहाँ पर अभी आप लोग तेलंगाना से स्टेट से याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेदराम यात्रा है, इस मेदराम यात्रा के बाद ये जो त्योहार है, यह सिंहस्थ के बाद जो यहाँ पर हम सबके पास में जो कुंभ के मेले भारत के 4 राज्यों में सेलिब्रेट किए जाते हैं, यानी कुंभ मेले के बाद, कुंभ जो मेला होता है, कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। ये भी ज्यादा आईएमपी पढ़ सकता है, आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा। हम लोग तमिलनाडु के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग तेलंगाना के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर उड़ीसा के बारे में पढ़ चुके हैं, और बिहार के कुछ फेस्टिवलों को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। और पूर्णतः हम लोगों से सवाल पूछा था कि चिट्ठी रही यहाँ पर जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इतना सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, और सवाल नंबर 3 चलिए, कुर्क का कोडवा समुदाय है, और ये जो कुर्क का कोडवा समुदाय निम्नलिखित में कौन से त्योहार के बाद हथियारों की पूजा करता है। देखिए आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि ये जो कुर्क का कोडवा समुदाय है, ये बेसिकली सीजीएल के फेमस सवाल हैं, और आप लोगों से पूछा है कि दौरान ये हथियारों की पूजा करता है, तो कौन सा समुदाय कौन से त्योहार के बाद, थाई पुसम त्योहार के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं। थाई जो पुसम त्योहार है यह तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तमिलनाडु में, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए भगोरिया कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो भगोरिया मध्य प्रदेश राज्य में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके टोटल डेज पूछ लेगा कितने दिनों तक किया जाएगा, तो ये 7 डेज तक यह किया जाता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। भगोरिया के शुरुआत के जो 2 दिन होते हैं उन 2 दिन को क्या बोला जाता है, आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद 3 दिन को क्या कहा जाता है, और अंत में 2 दिन को यहाँ पर क्या कहा जाता है। देखिए शुरुआत के 2 दिन को गुलालिया कहा जाता है, गुलालिया।
दिन कहा जाता है। इसके बाद 3 दिन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर गोल गधेड़ो, क्या कहा जाता है, गोल गधेड़ो कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये लास्ट के अंतिम 2 दिन बनते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, उजाड़िया, क्या कहा जाता है, उजाड़िया, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और मड़ाई कहाँ पर किया जाता है, मड़ाई त्योहार आप लोग जानते हैं कि इसे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से करता है, और छत्तीसगढ़ में भी इसको किया, ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा कुर्ग का कोडवा समुदाय कौन सा फेस्टिवल होगा, केलपोद, यानी सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखा है कि सर यहाँ पर 48 जो कोपा यहाँ पर यूएसए एक फुटबॉल चैंपियनशिप हुई, और इस चैंपियनशिप को किस देश के द्वारा जीता गया, यहाँ पर अर्जेंटीना के द्वारा, कोलंबिया के द्वारा, ब्राजील के द्वारा, या पराग्वे के द्वारा। तो राइट आंसर होगा, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जेंटीना के द्वारा इसको जीता गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, देखिए क्या दे के रखा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, और कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों से ये प्रश्न पूछा है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे, पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 1 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर और 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो जवाब होगा सर यहाँ पर जीएसटी डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 12 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, 12 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, जवाब हो जाएगा मलाला डे। कौन सा डे, मलाला डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर जवाब हो जाएगा 17 जुलाई को, और 17 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय 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 न्यायालय डे, यानी न्याय डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सवाल मैं ये पूछ लूंगा कि यहाँ पर 20 जुलाई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो जवाब हो जाएगा विश्व शतरंज डे। विश्व शतरंज डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं यहाँ पर 26 जुलाई को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, तो कारगिल डे, कारगिल डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, कारगिल विजयी डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर दरअसल प्रश्न होगा कि 28 जुलाई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो जवाब हो जाएगा विश्व विश्व हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो जुलाई के माह में इतने सारे यहाँ पर डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, देखिए बहुत सारे मनाते हैं, सभी एक साथ हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। सवाल का राइट आंसर होना चाहिए 17 जुलाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 17 जुलाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखा है, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। देखिए ये प्रश्न हम लोगों से पूछा है, इससे रिलेटेड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, मुक्केबाजी ये जो चैंपियनशिप है, ये दरअसल 2025 में ओसाका, कहां पर दोस्तों, ओसाका जापान में इसको सेलिब्रेट सर यहाँ पर ये चैंपियनशिप खेली जानी है। वहीं पर विश्व विश्व पुरुष भारोत्तोलक 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 ये जो चैंपियनशिप है, और ये चैंपियनशिप 2026 में कहां पर खेली जाएगी, तो जवाब हो जाएगा नॉर्वे देश। कहां पर खेली जाएगी सर, नॉर्वे देश आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और क्या याद कर सकते हैं, देखिए हम लोगों ने पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि हम लोगों ने 32वें ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए हम लोगों ने पढ़े थे, तो जवाब क्या हो जाएगा, टोक्यो टोक्यो जापान में इनका आयोजन हुआ था, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 33वें कहाँ पर होगा, 33वें नंबर के, तो जवाब हो जाएगा कि सर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और क्या किया जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 34वें यहाँ पर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर किए जाएंगे। यदि आप लोगों से ये प्रश्न पूछेगा कि 34वें नंबर के कहाँ पर किया जाना है,
तो जवाब हो जाएगा सर ये यूएसए में सेलिब्रेट किए जाएंगे, यूएसए मनाए जाएंगे। और जो 35वें नंबर के हैं, ये जितने भी ओलंपिक गेम्स हैं इनको कहाँ पर किया जाना है, तो जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में इनको किया जाना है। तो ये 33, 32, 33 और जो 34 और 35 हम लोगों को याद रखना, 35 हम लोग 2032 में सेलिब्रेट करेंगे, 34वें नंबर के 2028 में, और ये हम लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2024 में हम लोग इनको अंत में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यह सारे फेस्टिवल, ये सारे जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए हैं ये वाले। और मैं यहाँ पर मैंने हम लोगों ने बात किया था कि जो 20वें नंबर के जितने भी एशियन गेम्स हैं सर, इनका आयोजन कहाँ पर किया जाना है, तो ये भी जापान में इनका यहाँ पर आयोजन किया जाना है, 2026 में इनका आयोजन होगा। वहीं पर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर 21वें नंबर के एशियन गेम्स कहाँ होंगे, 21वें नंबर के एशियन जो गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो जवाब हो जाएगा दोहा में इनका आयोजन किया जाएगा। और 2000 में सर इनका यहाँ पर आयोजन ये दोहा में किया जाना है। और 22वें नंबर के ये एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाना है, आप सबको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे देना है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को याद होना है। हमसे पूछा था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो ये किया जाना है ओसाका जापान। कहाँ पर किया जाएगा, ओसाका जापान। जल्दी से मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर 38वें जो राष्ट्रीय खेल भारत में किए जाने हैं, हर वर्ष होते हैं, राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाना है। आप लोग जानते हैं कि इनका जो खेले जाने हैं उत्तराखंड राज्य में खेले जाने हैं। और वहीं पर यहाँ पे 39वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, यहाँ पे 39वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, ये इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों मेघालय। कहाँ पर किया जाएगा, मेघालय में। इतना आप लोगों को इनके बारे में याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, सर यहाँ पर समापन समारोह में कौन से भारतीयों ने ध्वजवाहक बने थे। राष्ट्रमंडल से रिलेटेड हमसे यानी हम लोगों से सवाल पूछा है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा निकहत, कौन, निकहत जरीन। और निकहत जरीन के साथ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा शरद कमल, शरद, यही दोनों क्या रहे थे, ध्वजवाहक हुए थे समापन समारोह में, ध्वजवाहक हुए थे। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि 2021 में जो हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स खेले थे, इन्हीं ओलंपिक गेम्स में जो ध्वजवाहक कौन हुए थे, ध्वजवाहक कौन हुए थे, जब यह ओलंपिक गेम्स प्रारंभ हो रहे थे, तो यहाँ पर ध्वजवाहक कौन हुए, तो जवाब हो जाएगा मेरी कॉम, मेरी कॉम। और मेरी कॉम के बाद आप लोग याद रखना पड़ेगा कि मेरी कॉम के बाद एक हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह, कौन रहे थे, मनप्रीत सिंह। यह दोनों आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आप लोगों को याद हो गया होगा। देखिए हम लोगों से राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह के दो दिए थे हम लोग यहाँ पर, जो ये आप लोगों के ओलंपिक गेम्स 2021 में हुए थे। शुरुआत में ध्वज किन किन लोगों के पास में रहा था, हम लोगों ने पढ़ लिया। सवाल का राइट आंसर होना चाहिए दो, बोथ, ए एंड बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। रिवोल्ट इन 1857 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसे किस शायर के द्वारा देखा गया था, मीर तकी, मीर जोंक, मिर्जा गालिब या इकबाल है। आप लोगों को इस सवाल का राइट आंसर बताना है। किस यहाँ पर उर्दू शायर ने इसी कवि के द्वारा 1857 का विद्रोह देखा गया था, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। और आप लोगों को कुछ मत भी याद होना चाहिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो आप लोग याद रखेंगे कि सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्जा गालिब। क्या याद रखेंगे आप लोग, मिर्जा गालिब थे। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या पड़ेगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर पड़ेगा। ये जो 1857 की क्रांति हुआ था, आप सभी जानते होंगे कि 10 मई 1857 में ही क्या हुआ था, इसको प्रारंभ किया गया था।
अब मेरा प्रश्न है कि यह मत किसका था, कि यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, पूर्णतः सैनिक विद्रोह था। यह किस विद्वान का मत था 1857 की क्रांति को लेकर? तो जवाब हो जाएगा जॉन लॉरेंस का मत था ये, जॉन लॉरेंस का मत था ये। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्या था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किस विद्वान का मत था? तो जवाब होगा डीअराइजी। क्या नाम होगा दोस्तों? डीअराइजी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर ये 1857 क्रांति दरअसल एक जन क्रांति थी। क्या थी? जन क्रांति थी। यह किस विद्वान का मन था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यह मुख्य रूप से तीनों के ही नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोगों से पूछा था उर्दू शायर कौन था, तो जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न मेरा आप लोगों से एक प्रश्न यह है कि जब 1800 ये आपके 1857 की क्रांति भारत में प्रारंभ हुई थी, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब देना है। जब जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे ब्रिटेन में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को देख रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? और सुप्त पिटक, धम्म पिटक आप लोग जानते हैं, और विनय पिटक के बारे में, ये कौन से धर्म से संबंधित है? जवाब हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका मुख्य भाग है धम्म संगिनी, दीपवंश और मिज्जमा निकाय या मनु स्मृति। राइट आंसर होना चाहिए मिज्जमा निकाय। सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? देश ने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण, एक एक मंदिर का निर्माण किया था, जिसे ये आपके अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को जवाब देना है कि किसने, यानी अमृतसर में हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण किया था। तो हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिखों के 10वें गुरु के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। पहले गुरु कौन हुए थे? तो गुरु नानक देव आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये पहले गुरु हुए। दूसरे गुरु कौन हुए थे? तो गुरु अंगद देव, गुरु यहाँ पर अंगद देव आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, गुरु अंगद देव हुए। तीसरे गुरु कौन हुए? तो गुरु यहाँ पर अमरदास तीसरे गुरु हुए, अमरदास जी के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चौथे गुरु कौन हुए? तो गुरु रामदास, कौन हुए? गुरु रामदास जी हुए, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और पांचवे गुरु कौन हुए थे? गुरु अर्जुन देव, कौन हुए थे? गुरु अर्जुन देव आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद, कौन हुए दोस्तों? गुरु हरगोविंद हुए। इसके बाद कौन से गुरु हुए? गुरु हर राय, कौन हुए? गुरु हर राय। और गुरु हर राय के बाद गुरु कौन हुए? तो गुरु हर किशन, हर किशन के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और सिखों के, यहाँ पर सिखों के गुरु, सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो जो है वो गुरु तेग बहादुर, कौन हुए? गुरु तेग बहादुर के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और 10वें गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह जी, कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब मेरा ये प्रश्न है, आप लोगों से पूछा है हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण किया गया था। यानी यही हम लोग सिखों में देखते हैं, एक लंगर प्रथा चलती है। तो वही लंगर प्रथा की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई थी? तो जवाब हो जाएगा गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। यहाँ पर इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चद्दर कहा जाता है, हिंद की चद्दर कहा जाता है। इतना आप लोगों को याद रखना यहाँ पर पड़ेगा। और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा मारा गया था? तो जवाब हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब आप लोगों को यहाँ पर याद रखना
पड़ेगा। तो ये हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ चुके हैं। हमारा राइट आंसर होना चाहिए गुरु अर्जुन देव। सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा में यहाँ पर चुने गए थे। और मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, इतना आप लोगों से पूछा है। सर जिनका निर्वाचन मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था, बेगम यहाँ पर एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा जीवराव मेहता यानी, और ऑप्शन नंबर है अंबु स्वामीनाथन। कौन थे? राइट आंसर क्या होना चाहिए? अंबु स्वामीनाथन। मैं बात करूंगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर यहाँ पर 1946 में पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को वहां पे चाहेंगे, यहाँ पर सच्चिदानंद को क्या चुन लिया गया? सच्चिदानंद साहब को यहाँ पर पहली बार अस्थायी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इतना आप लोगों को याद रखना है, यानी पहले स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। वहीं पर दूसरी बैठक कब हुआ था, तो दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर यहाँ पर 1946। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया। और कौन कौन बनाए गए थे, तो यहाँ पर सलाहकार समिति के रूप में जो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार हुए वो BN राव हुए, बेनेगल रामा राव, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और मुख्य रूप से प्रवक्ता कौन हुए थे संविधान सभा के, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक यहाँ पर होते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ती है। अब ये जो तीसरी बैठक हुआ था, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू साहब ने यहाँ पर आप संविधान सभा यानी संविधान बनाने के लिए एक आप लोगों का उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर क्या किया था, पेश किया था। हम लोगों ने इसको स्वीकारता नहीं दी थी, लेकिन जब चौथी बैठक हुआ था, चौथी बैठक कब हुआ था? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर 1946 को जो चौथी बैठक हुआ था, यहीं पर हम लोगों ने यही यही आपके उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? स्वीकार किया था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन से स्थानों में जहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति आप लोगों से पूछा है, कहां पर पाई जाती है? आप लोगों को जवाब देना है, कहां पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दे के रखे हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, निकोबार पहाड़ियां, सॉरी ये आपकी निकोबार, ये निकोबार द्वीप समूह, फिर आपकी स्मृति घाटी, और यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह। आप लोग जानते होंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। यह मुख्य रूप से अरब सागर में पड़ते हैं, अरब सागर में भारत के पड़ते हैं। टोटल 36 द्वीप है यहाँ पर आपके लक्षद्वीप समूह के अंदर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो जवाब हो जाएगा एड्रोट द्वीप के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो जाएगा? बीटा। बीटा क्या होगा? सबसे छोटा द्वीप इसी लक्षद्वीप का माना जाता है। यहाँ पर स्मृति घाटी दे के रखा है, जो कि कहाँ पर पड़ेगी, तो जवाब होगा स्मृति घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश में यह पड़ेगी। और वहीं पर यहाँ पर शोम्पेन जनजाति से रिलेटेड सवाल पूछा है, तो शोम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ पर पाई जाती है। और यहीं पर अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार के बारे में और क्या प्रश्न बन सकता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी पड़ती है? सर्वोच्च चोटी यदि आप लोगों से पूछेगा तो क्या जवाब होगा, तो जवाब हो जाएगा सेडल पीक। क्या होगा? सेडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती। इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर है, तो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। जो नीलगिरी पहाड़ियां है, यही नीलगिरी की पहाड़ियां हम लोगों को कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती हैं, तो जवाब हो जाएगा कि सर ये पूर्वी घाट। यहाँ पर इतना आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के बाद यह पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर एक टोडा
एक टोडा जनजाति यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, यह किस प्रकार का पर्वत है? तो जवाब होगा यह एक ब्लॉक पर्वत का क्या है? ब्लॉक पर्वत का ये यहाँ पर उदाहरण पड़ेगा। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी पड़ेगी? तो जवाब हो जाएगा टोडा बेटा। क्या पड़ेगी? टोडा बेटा सर्वोच्च चोटी पड़ेगी नीलगिरी पर्वत माला की। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी हाइट कितनी पड़ती है। ठीक है, हम लोगों को सवाल पूछा था सोम्पेन जनजाति, जवाब हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह के पास ये दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि जोगोई और चोलम की शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। और बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों को देख रखा है कि जोगोई और चोलम की शास्त्रीय नृत्य के यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग है हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर एक यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी दे के रखा है, मणिपुर में हम लोगों को ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसी शास्त्रीय नृत्य के ये दोनों भाग हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। मैं बात करूंगा फिर से पुनः यहाँ पर झावेरी बहनों के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए एक बिंबावती देवी के बारे में। ये भी आपके मणिपुरी जो शास्त्रीय जो नृत्य जुड़ी हुई है। वहीं यहाँ पर सविता मेहता कौन जुड़ी हुई है? सविता मेहता का आप लोगों को नाम याद रखना है। और वहीं पर बिमल सिंह को याद रखोगे आप लोग, नए पर्सन के बारे में। बिमल सिंह इसी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रखा है उड़ीसी। और आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर उड़ीसी में एक केलू चरण महापात्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर एक पंकज चरण महापात्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यानी ये दोनों ही ये आपके उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेहर दरबार किस राज्य में है? जहां पर बाबा यहाँ पर ये आपके अलाउद्दीन संगीतकार थे, बाबा अलाउद्दीन संगीतकार। और चार ऑप्शन आप लोगों को दे के रखा है कि त्रिपुरा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप सभी जानते हैं कि जो मेहर दरबार है, ये मेहर दरबार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसी मध्य प्रदेश के सतना में लगता था, आज भी वर्तमान में भी है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खां के बारे में पूछा है। यह मुख्य रूप से सरोद वादक रहे हैं। और सरोद वादक के साथ यानी ये जो अलाउद्दीन खान हुआ करते थे, अलाउद्दीन खान, इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है हाफिज खान को याद रखना पड़ेगा। हाफिज खान यह मुख्य रूप से सरोद वादक है हाफिज खान के बारे में। और यह मेहर दरबार कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न क्या दे के रखा है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है कि डांगी नृत्य किस भारतीय राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है? डांगी लोक नृत्य। और ये डांगी लोक नृत्य है, यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है? हिमाचल प्रदेश का, ये जम्मू कश्मीर का, सिक्किम का या त्रिपुरा का? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे कल वाली क्लास के लिए देना है।